Welcome to Anecdote of the Jar by Wallace Stevens. In this video, we shall discuss the theme of the element of humanity with relation to nature. कविता एनेक्डोट ऑफ द जार, जिसके कवि वॉलेस स्टीवंस हैं, में आपका स्वागत है। इस चर्चा में हम थीम डिस्कस करेंगे और थीम है एलिमेंट ऑफ ह्यूमैनिटी विद रिलेशन टू नेचर। ह्यूमैनिटी मानवता, नेचर प्रकृति, जार मानवता और प्रकृति। हम इन तीनों का क्या समीकरण इस कविता में बताया गया है, उस पर चर्चा करेंगे। Anecdote of the Jar explores or finds out the relationship between humanity and the natural world. Now, the relationship between humanity and the natural world, between human being. Now, human being actually is born with a heart as well as a mind. And when the heart functions, it functions on a different note. But when the mind or the brain functions, it functions on a different note. यहाँ हम एनेक्डोट ऑफ द जार में बताई गई ह्यूमैनिटी और नेचुरल वर्ल्ड की जार के साथ क्या संयुक्ति बैठती है, उस पर चर्चा करेंगे। अब इस चर्चा में हम सबसे पहले ये जान लें कि ह्यूमैनिटी या मानवता को जानने के लिए हमें मानव की प्रकृति को जानना आवश्यक है। और मानव एक मस्तिष्क और एक हृदय लेकर के पैदा हुआ है। जब वो हृदय से सोचता है तो उसकी सोच अलग होती है, लेकिन जब वो मस्तिष्क से सोचता है तब उसकी सोच बिल्कुल अलग होती है। And on the other hand, we have a point of consideration which is the natural world. और दूसरी तरफ हमारे पास यहाँ पर एक विचार के लिए बिंदु है प्राकृतिक दुनिया, वो प्रकृति जो हमारे चारों ओर फैली हुई है। Man has a desire to enforce order and structure on its environment. Now, human being has a desire to enforce order. We want law and order, we want rules to persist. But these rules, we try to enforce or impose. हमारी एक प्रकृति होती है कि हम अपने वातावरण पर, अपने पर्यावरण पर एक ऑर्डर, एक अनुशासन लागू करना पसंद करते हैं, एक स्ट्रक्चर, एक प्रारूप लागू करना पसंद करते हैं। लेकिन इसकी क्रियान्विति के लिए हम एनफोर्समेंट या इम्पोजिशन या दबाव पूर्ण तरीके से उस चीज को लागू करना, या अगर थोड़ा सा भाषा को हम यथार्थ के करीब लाएं तो थोपना, किसी चीज को हम प्रकृति के ऊपर या वातावरण के ऊपर या पर्यावरण के ऊपर थोपने की कोशिश करते हैं। और ये मनुष्य की डिजायर या आंतरिक इच्छा होती है। द जार इज अ मैन मेड ऑब्जेक्ट एंड अ थिंग लिटरली डिजाइन्ड टू कंटेन थिंग्स और होल्ड देम। Now here, the jar which has been taken into account is a man-made object. यहाँ पर जार जिसको प्रतीक चिन्ह के रूप में लिया गया है और हमारी कविता का पूरा सार उस जार पर टिका हुआ है, ये जार एक मैन मेड ऑब्जेक्ट है, मनुष्य द्वारा निर्मित की गई वस्तु है। And a thing literally designed to contain things or hold them. And the purpose of the jar is to contain or hold things inside it. जार की युक्ति क्या है, जार का उद्देश्य क्या है, या जार किस लिए बनाया जाता है, किस निमित्त बनाया जाता है? वो इसलिए बनाया जाता है कि वो अपने अंदर चीजों को समेट के रखे या उन्हें पकड़ के रखे।
it is placed in the middle of the extensive wilderness. And second thing that we see here is that the jar is placed in the middle of wilderness. This jar, the location of the jar is surrounded by wilderness. यहाँ पर जार को जहाँ स्थापित किया गया है उसके चारों तरफ विल्डरनेस या प्रकृति है, और प्रकृति भी अपने प्राकृतिक रूप में है, अपने नैसर्गिक रूप में जैसी वो ईश्वर ने बनाई है ठीक वैसी ही है. उसमें मनुष्य की कोई छेड़छाड़ शुरू में जहां कविता प्रारंभ होती है वहां पर कोई प्रकृति अपने मूल रूप में हमें दिखाई देती है. By placing the jar in this manner, the poem contrasts two very different creations. जार को इस तरह से रखने का प्रयोजन क्या है? हमने देखा कविता में कि जार को एक ऐसी जगह पर रखा गया है जहां पर आसपास उजड़ा हुआ या बेतरतीब माहौल है और प्रकृति बिल्कुल संवारी नहीं गई है, मनुष्य का हस्तक्षेप वहां पर नहीं हुआ है. By placing the jar in this manner, यहां जार को इस तरह से रखना, बिल्कुल प्राकृतिक अवस्था में जो वातावरण है उसके बीच में जार का रखना. The poem contrasts two very different creations. This has been done to contrast two things. That is this rigid object made by man. यहां पर दो चीजों के बीच में कॉन्ट्रास्ट करके या इनकी तुलना करके इन दोनों में कितना विरोध है वो बताने का प्रयास किया गया है. कॉन्ट्रास्ट यानी कि विपरीत जो लक्षण है, इनके विपरीत गुण हैं, वो बताने का प्रयास किया गया है. पहली चीज क्या है? द रिजिड ऑब्जेक्ट मेड बाय मैन. एक ऑब्जेक्ट है जो मनुष्य ने बनाई है और उस मैन मेड ऑब्जेक्ट की प्रकृति क्या है? रिजिडिटी, तटस्थता. एक जार है जो तटस्थ है, जो अपने स्वरूप को नहीं बदलता, अपने आकार को नहीं बदलता, जिस कार्य के वो निमित्त बना है उस अपनी क्रियाशीलता को नहीं बदलता. द रिजिड ऑब्जेक्ट मेड बाय मैन and the slovenly or careless or untidy natural world that grows all around it. And the second thing for contrast is the slovenly or careless or untidy natural world. जो natural प्रकृति है, जो प्राकृतिक वातावरण है, वो ऐसा है जो स्लोवन है, केयरलेसली पड़ा हुआ है, अनटाइडी, बेतरतीब, बिना संवारा हुआ पड़ा हुआ है, दैट ग्रोज ऑल अराउंड, और वो जार के चारों तरफ है. तो ये जो लोकेशन सेट की गई है, बेतरतीब वातावरण या बेतरतीब पर्यावरण या बेतरतीब प्राकृतिक पृष्ठभूमि में एक संवरे हुए या एक ऑर्गेनाइज्ड जार को रखा गया है और फिर इन दोनों का तुलनात्मक एक संबंध बनाया गया है. द प्रेजेंस ऑफ द जार क्लियरली सीम्स इररिलेवेंट इन दीज सराउंडिंग्स. नाउ इफ वी लुक एट द सिचुएशन एट द फर्स्ट साइट, प्रथम दृष्टि पर हमें यह कैसा दिखाई देता है? द प्रेजेंस ऑफ द जार क्लियरली सीम्स इररिलेवेंट इन दी सराउंडिंग्स. इन सराउंडिंग्स में जार का होना इररिलेवेंट दिखाई दे रहा है, बिल्कुल भी तर्क संगत नहीं है. यहां ऐसी उजाड़ पड़ी हुई जमीन है, ऐसी बेतरतीब जमीन है, वहां पर एक अच्छे जार को रखने का क्या प्रयोजन हो सकता है? But what exactly its presence means is up for discussion, and why the jar has been placed there is a point of discussion and depends a lot on how readers interpret the symbolism of the jar itself. यहाँ पर the reader's interpretation of the symbolism becomes important. The jar is a symbol. जार या मर्तबान या पात्र सिंबल है, प्रतीक है. एंड द रीडर्स इंटरप्रिटेशन, और रीडर का क्या उसके बारे में व्याख्या है, वो बहुत महत्वपूर्ण है. क्योंकि जार
एक मर्तबान या एक बर्तन या एक पात्र मात्र नहीं है, वो एक प्रतीक चिन्ह है। हर रीडर अपने अपने विवेक अनुसार उसके उसकी प्रतीकात्मकता को निर्धारित करता है। ईच रीडर इंटरप्रेट्स द जार in his or her own way, and we have to understand what the reader thinks about the jar, what every individual reader thinks about the jar. और हमें ये समझना है, इसकी विवेचना करनी है, इसका विश्लेषण करना है कि हर एक पाठक ने व्यक्तिशः इस जार को या इस मर्तबान को या इस पात्र को किस रूप में देखा है और कैसे इसकी व्याख्या की है। It is possible that the poem is an observation on the suffocating stiffness or rigidity of modern life. Now, one possibility that we find on the first-hand observation is that it is possible that the poem is an observation on the suffocating stiffness or rigidity of modern life. That modern life is very suffocating. Modern life is very stiff. It is not at all flexible. It does not leave space for any air or any breath to come in. ये आधुनिक जीवन बहुत सफोकेटिंग घुटन वाला है। ये कि थोड़ी सांस लेने जितनी या थोड़ी सी हवा आ जाए इतनी भी जगह नहीं छोड़ता है। सेकेंड थिंग इज स्टिफनेस। स्टिफनेस इज रिजिड, स्टिफनेस और रिजिडिटी ऑफ मॉडर्न लाइफ। स्टिफनेस इज व्हेन समथिंग इज अनएबल टू बेंड, विच इज इनफ्लेक्सिबल, जो लचीला नहीं होता है। आवर मॉडर्न लाइफ इज वेरी स्टिफ एंड रिजिड। हमारी जो आधुनिक जीवन शैली है वो बहुत स्थिर है, बहुत तटस्थ है, उसमें लचीलापन या एडजस्टमेंट का भाव, समायोजन का भाव बिल्कुल भी नहीं है। इन मॉडर्न लाइफ वी डोमेस्टिकेट द विल्डरनेस और नेचुरल फॉर्म ऑफ नेचर which is representative of creativity and spontaneity. Now here we find one important point in the theme of the poem, that is, in the modern life we domesticate the wilderness, wildness or the jungle element of nature. प्रकृति का एक जंगली रूप भी है, वो उस प्रकृति का प्राकृतिक या मूल रूप, मूल स्वभाव है। वी डोमेस्टिकेट इट, हम उसको डोमेस्टिकेट कर देते हैं, हम उसको अपने रुझान के अनुसार पालतू बना लेते हैं या हम उसका अनुकूलीकरण कर लेते हैं। और नेचुरल फॉर्म ऑफ नेचर विच इज रिप्रेजेंटेटिव of creativity and spontaneity, and the natural form of nature which is representative of creativity and spontaneity. और प्रकृति का एक नेचुरल फॉर्म है जो कि प्रतीक है हमारी क्रिएटिविटी का, सृजनशीलता का, और स्पॉन्टेनिटी सहजता का। तो यहाँ पर जो पहला विश्लेषण हम कर पा रहे हैं इस थीम का, जिसमें हम ह्यूमैनिटी और नेचर को जार के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं। इन द मॉडर्न लाइफ वी डोमेस्टिकेट द विल्डरनेस और नेचुरल फॉर्म ऑफ नेचर विच इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ क्रिएटिविटी एंड स्पॉन्टेनिटी। नेचर इज क्रिएटिव एंड स्पॉन्टेनियस। प्रकृति अपने आप में सृजनशील है, सहज है, और हम उसकी सृजनशीलता को उसकी सहजता के साथ छेड़छाड़ करते हैं और हम उसको डोमेस्टिकेट करने की या अपने अनुकूल बनाने की चेष्टा करते हैं। वी आर हार्श एंड इनह्यूमन टुवर्ड्स नेचर एंड हार्म इट इन मेनी वेज। हम नेचर के प्रति हार्श हैं। वी आर वेरी क्रूअल, वेरी विकेड, वेरी रफ टुवर्ड्स नेचर. We are harsh and inhuman towards nature and harm it in many ways. And in our temperament of cruelty, we harm nature in many ways. इस तरह से हम प्रकृति को बहुत नुकसान या आघात पहुंचाते हैं. Another possibility is that
it is an analysis and evaluation of human desire to conquer the earth and a dominance of industrialization. Another possibility of the theme that runs through the poem Anecdote of the Jar. ये कविता Anecdote of the Jar, इसके अंदर एक दूसरी थीम और होने की संभावना है. वो क्या है? That it is an analysis and evaluation of human desire to conquer the earth. ये human desire to conquer the earth, मनुष्य की एक इच्छा कि वो पूरी पृथ्वी पर अपना स्वामित्व स्थापित कर दे, पूरी पृथ्वी पर अपनी संप्रभुता स्थापित करे. It is quite possible that the poem Anecdote of the Jar indicates in that direction. बहुत संभव है कि कविता इस ओर इंगित करती है. And a dominance of industrialization. And the second possibility is, another possibility is the dominance of industrialization. औद्योगिक क्रांति या औद्योगिक उत्थान का डोमिनेंस, उसका आधिपत्य हमारे जीवन पर, हमारी अर्थव्यवस्था पर, हम जो कुछ भी सोचते हैं, हमारी सोच पर, हमारे मनोविज्ञान पर, सबके ऊपर भौतिकता इंडस्ट्रियलाइजेशन के माध्यम से हावी हो गई है. दूसरा अभिप्राय ये हो सकता है, it has engulfed the values and concerns of all living beings including man, animals as well as vegetation. It has engulfed the values and concerns for all living beings. Now, all the values and concerns of the living beings have been dominated by industrialization, materialism और human progress. ये औद्योगिक उत्थान या हावी होकर के या आधिपत्य जमा करके जीने की प्रणाली, इसने हमारी कुछ वैल्यूज को, हमारे जीवन मूल्यों को हजम कर लिया है, उन्हें पूरी तरह से निगल गया है. और वो जीवन मूल्य किसके प्रति हुआ करते थे? फॉर ऑल लिविंग बींग्स, all the living beings that existed on this earth, we had a value system for them. जितने भी जीव हुआ करते थे, हम हर जीव के लिए अपने जीवन मूल्य रखा करते थे. और जीव बिल्कुल मोटे तौर पर देखें तो जीव क्या होते थे? मैन. वी हैव लॉस्ट आवर वैल्यू सिस्टम टुवर्ड्स मैन. मनुष्य के प्रति, मानव के प्रति जो हमारे जीवन मूल्य थे, वो भी हम खो चुके हैं. एनिमल्स, वी हैव लॉस्ट आवर वैल्यू फॉर एनिमल्स. अर्लियर एनिमल्स वर वर्शिप्ड, एनिमल्स वर रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ गॉड्स. नाउ एनिमल्स आर गोइंग टू द स्लॉटर हाउस. पहले एनिमल्स को, पशुओं को हम ईश्वर का प्रतीक मानते थे, ईश्वर का माध्यम मानते थे, ईश्वर के चिन्ह मानते थे, और हम पशुओं की वर्शिप करते थे, पूजा करते थे और उन्हें ईश्वर तुल्य मानते थे. अभी क्या हो रहा है? हम पशुओं को कत्ल खाने में भेज देते हैं. हमारे जीवन मूल्य बदल गए हैं, पशुओं के प्रति हमारे मूल्य बिल्कुल खत्म हो चुके हैं. एंड एज वेल एज वेजिटेशन, and even towards the vegetation, even towards the greenery, our life value has changed, because earlier trees, plants, shrubs, grass, everything had a very pious existence for us. जितने वनस्पति जगत के लिए हमारे मन में पहले एक आस्था होती थी, और उस आस्था के अंतर्गत हम या इनकी पूजा करते थे, या देखभाल करते थे, या हमारा इनके प्रति सौहार्द रहा करता था. अभी वेजिटेशन को लेके, वनस्पति को लेकर के हमारी संवेदनशीलता बिल्कुल समाप्त हो चुकी है, और हम अपने जीवन मूल्यों में से वेजिटेशन का वो हिस्सा बिल्कुल समाप्त कर चुके हैं जब हमारे लिए वेजिटेशन पूजनीय या सम्मानजनक हुआ करता था. In the end, the poem raises puzzling questions about the relationship between humanity and nature, rather than making bold statements about that relationship itself. It gives rise to confusion.
In the end, the poem raises puzzling questions about the relationship between humanity and nature. Humanity and nature, मानवता और प्रकृति, इनके बीच में रिलेशनशिप क्या थी, क्या है, क्या होनी चाहिए, ये एक सवाल इस पोयम में उठता हुआ दिखाई देता तो है. Rather than making bold statements about the relationship itself, it gives rise to confusion. But we find that instead of giving a convincing answer to the relationship between humanity and nature, the poem leaves the reader confused. बजाय इसके कि हम ये देख पाए कविता के थीम में कि ह्यूमैनिटी और नेचर, मानवता और प्रकृति, इन दोनों के बीच में एक गहन संबंध है, या और उसका ये उत्तर है, या यहां पर आकर के ये बात निष्कर्ष के साथ कही जा सकती है, ऐसा हमें ठोस कोई विचारधारा नहीं मिलती है. Rather than making bold statements about the relationship itself, it gives rise to confusion. It leaves the reader confused. It has left a great deal of confusion in the mind of the reader. इसने पाठक के मन में एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन, एक बहुत बड़ा विचार, एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह डाल करके छोड़ दिया है. और पूरी पोयम को पढ़ने के बाद, इसकी एनालिसिस करने के बाद, आफ्टर रीडिंग, गोइंग थ्रू द होल पोएम एंड आफ्टर एनालाइजिंग द थीम ऑफ द पोएम, इट इज नॉट क्लियर about what the writer has actually wanted to say about man's reaction, which has been symbolized by the jar. पूरी कविता को पढ़ने के बाद, जार को प्रतीक मानने के बाद भी हमारे ये कंफ्यूजन बिल्कुल भी दूर नहीं होता है. So this is the tentative theme which we come to know about the poem Anecdote of the Jar. It is one of the themes. जो कई themes हैं उनमें से एक theme हमें ये समझ में आती है. Thank you. धन्यवाद.